तो आज हम जो है लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4th नंबर पढ़ेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे, यानी सॉल्यूट के पार्टिकल्स की संख्या पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि जो ऑस्मोसिस प्रेशर ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है। सबसे पहले तो हम जानेंगे ऑस्मोसिस प्रेशर क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस प्रेशर क्या होती है इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैं समझाने के लिए आपको पहले एक डायग्राम बना रहा हूँ। मैंने एक बीकर लिया हुआ है, बीकर में मैंने प्योर सॉल्वेंट जैसे मान लीजिए पानी, वाटर लिया हुआ है, प्योर वाटर मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई सॉल्यूट नहीं मिला हुआ है। ठीक है, इसमें मैंने जो है एक थिस्टल फनल इन्वर्टेड उल्टी करके रखी हुई है, एक फनल है वो मैंने रख दिया इसमें। एक थिस्टल फनल है मेरे पास और इसके जो ओपन एंड है वहां पे मैंने एक जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है। क्या लगा रखी है? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या होती है इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको, अभी खाली आप समझ लीजिए। मैंने यहाँ पे SPM लगा रखा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन और इसके अंदर मैंने एक शुगर सॉल्यूशन भर दिया है। क्या भर दिया है? शुगर सॉल्यूशन। ये मेरे पास शुगर सॉल्यूशन है इसके अंदर। और इसके बाहर क्या है? वाटर है ये। ठीक है, और इसके ओपन एंड पे, फनल के ओपन एंड पे मैंने क्या लगा रखी है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन की खास बात ये होती है, जैसे मान लीजिए ये SPM है, इसकी खास बात ये होती है कि इससे सॉल्वेंट तो पास हो सकता है। कौन पास हो सकता है? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स तो पास हो सकते हैं, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल्स पास नहीं हो सकते। किसके पार्टिकल पास हो सकते हैं? सॉल्वेंट के पार्टिकल तो आर पार जा सकते हैं, किसके? मेम्ब्रेन के, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल्स नहीं जा सकते। ओके, अब आप देखेंगे पानी की मात्रा बाहर ज़्यादा है। कहाँ ज़्यादा है? बाहर, बीकर के अंदर। और जबकि फनल में, सॉल्यूशन के अंदर पानी की मात्रा क्या है? कम है। तो जो वाटर है यानी पानी, प्योर सॉल्वेंट, वो बीकर से कहाँ जाने लगेगा? फनल के अंदर जाने लगेगा। कहाँ जाने लगेगा? फनल के अंदर। और कब तक जाता रहेगा? जब तक इसमें पानी का कंसंट्रेशन एंड इसमें पानी का कंसंट्रेशन क्या नहीं होता? बराबर नहीं हो जाता। जब पानी अंदर जाने लगेगा फनल के अंदर, तो इसका लेवल क्या होने लगेगा? फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। क्या हो जाएगा? तो तब बाहर भी निकल जाए तो लंबा कर दो। ठीक है, तो पानी इसके अंदर जाता रहेगा, फनल के अंदर सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट होता रहेगा, और जो लेवल है फनल के अंदर वो क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। यानी द फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट लाइक वाटर फ्रॉम वाटर लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पे पानी का कंसंट्रेशन हाई है, फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन। जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा है वहाँ से कहाँ जाएगा वो? जहाँ पानी की मात्रा कम है, थ्रू SPM इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। ठीक है, एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर मैं कह रहा हूँ पानी की मात्रा कम है कहीं पे, जैसे इसके अंदर पानी की मात्रा कम है, तो इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन हाई है। क्या हाई है? पढ़ा ना अपना, डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होते हैं उनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, और जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं पानी की मात्रा क्या होती है? कम होती है। मैंने आपको डेफिनेशन ये कही थी कि द मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन, जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन किसकी? सॉल्वेंट की ज़्यादा है, वहाँ से कहाँ जाएगा? जहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, थ्रू SPM। इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं।
अगर हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के फॉर्म में लें तो आप देखेंगे अंदर है हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का, जबकि बाहर क्या है, लो कंसंट्रेशन है। तो हम ये भी कह सकते हैं द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और किसके थ्रू फ्लो होना चाहिए ये, एसपीएम के थ्रू। तो ऑस्मोसिस का मतलब हो गया द फिनोमिनन ऑफ फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, सॉरी फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो ये लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन कौन सा हो गया, सॉल्वेंट साइड होगी। कौन सी साइड होगी, सॉल्वेंट साइड, टुवर्ड्स हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन कौन सी थी, सॉल्यूशन साइड, थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बता रहा हूं, दोबारा समझ लीजिए। प्योर सॉल्वेंट का लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जाना थ्रू एसपीएम क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। दोबारा सुन लीजिए, द फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, लो है, टुवर्ड्स हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, तो इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, आप फटाफट इसको उतार लीजिए। तो ऑस्मोसिस जो प्रोसेस थी, फिनोमिनन था, उसको एक एग्जांपल के थ्रू और मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक बड़ा बीकर लिया हुआ है, उस बीकर को मैंने दो पार्टों में बांट दिया, दो पार्ट्स में बांट दिया मैंने, बीच में एक एसपीएम लगा दी। क्या लगा दी, एसपीएम। लेफ्ट चैम्बर में मैं बीकर के लेफ्ट चैम्बर में मैंने सॉल्ट सोल्यूशन लिया है जिसका कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोलर। ठीक है, राइट बीकर पार्ट में जो है मैंने सॉल्ट सोल्यूशन लिया है, दोनों में मैंने सॉल्ट सोल्यूशन लिया है। राइट बीकर में जो सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन है 5m। कितना है, 5m। तो ये हाईली कंसंट्रेटेड है, इधर वाला क्या है, लो कंसंट्रेटेड है। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि इसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस शुरू हो जाएगी। क्या शुरू हो जाएगी, ऑस्मोसिस में क्या होगा कि आपका जो वाटर है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ। तो ये लो कंसंट्रेशन, इधर क्या है, हाई कंसंट्रेशन, तो आपका वाटर जो है ऐसे जाने लगेगा। पानी कहां से कहां जाएगा, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से कहां जाएगा, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और कब तक जाता रहेगा, जब तक दोनों का कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाता। जब ये पानी इधर से इधर जाएगा तो इसका सॉल्यूशन का लेवल क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, इसका क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। ठीक है, ये घटता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। ये प्रोसेस कब तक रहेगी, जब तक दोनों का कंसंट्रेशन एक नहीं हो जाता। क्या नहीं जाता, सेम, इक्वल। ठीक है, और पानी का, प्योर सॉल्वेंट का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के थ्रू जाना, किसके थ्रू होके जाना, एसपीएम के थ्रू होके जाना, इसको क्या कहते हैं हम, ऑस्मोसिस कहते हैं। अच्छा, एक प्रोसेस और होती है, उसके बारे में मैं समझा देता हूँ, डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस होता है, डिफ्यूजन, देखिए पहली बात तो डिफ्यूजन में कोई एसपीएम नहीं होती। क्या नहीं होती, एसपीएम। एग्जांपल देख लेते हैं डिफ्यूजन का। आपने बीकर में पानी लिया, प्योर सॉल्वेंट, आपने 2 बूंद ब्लू इंक डाल दी। क्या डाल दी, ब्लू इंक। ब्लू इंक है मेरा सॉल्यूट, ये क्या था, पानी, सॉल्वेंट। जैसे ही आपने ब्लू इंक डाल दी, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, आप देखेंगे पूरा पानी क्या हो जाएगा, ब्लू, नीला नीला, पूरा नीला हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल थे वो पूरे में फैलने लगेंगे। ठीक है, किसके पार्टिकल, सॉल्यूट के। एक तरह से सॉल्वेंट के पार्टिकल भी इंटरमिक्स होने लगेंगे, यानी दोनों के पार्टिकल किधर भागेंगे, जिधर उनकी संख्या कम होगी।
सॉल्यूट के पार्टिकल संख्या यहाँ पे ज्यादा है, इधर क्या है कम है, तो सॉल्यूट के पार्टिकल इधर भागेंगे। क्लियर है? सॉल्वेंट के पार्टिकल संख्या इस रीजन में कम है, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर भागेंगे, तो दोनों के पार्टिकल भाग रहे हैं, किधर भाग रहे हैं, इधर कम थे वो। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। क्या यहाँ पे कोई एसपीएम थी? नहीं। अब आपने एक चीज नोटिस करी, पहली बात तो दोनों में पहला डिफरेंस ये है कि एसपीएम नहीं होती, किसमें? डिफ्यूजन में। दूसरा डिफरेंस ये है कि सॉल्वेंट जो है वो इसमें केस में खाली सॉल्वेंट मूव करता है। कौन मूव करता है? सॉल्यूट तो मूव कर ही नहीं सकता। मैंने बताया था ना कि एसपीएम में सॉल्यूट नहीं जा सकता। यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूव करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि जो ऑस्मोसिस है वो लिक्विड्स के लिए होती है, खाली किसके लिए होती है? ये लिक्विड और गैस दोनों में हो सकती है। गैस में कैसे होगी बोलो? गैस में कैसे होती है? बिल्कुल, आप वहां पे अगरबत्ती जला दीजिए एक कोने में, आपने अपने घर के मंदिर में अगरबत्ती जला दी, थोड़ी देर बाद खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। क्यों? क्योंकि जो अगरबत्ती से धुआं निकल रहा है वो डिफ्यूज हो गया पूरे कमरे में। क्या हो गया? फैल गया। तो डिफ्यूजन किस में हो सकती है? गैस में भी एंड सॉलिड्स, सॉरी लिक्विड्स में भी। जबकि ऑस्मोसिस किस में होती है? सिर्फ लिक्विड्स में होती है। क्लियर हो गया? एक चीज मैंने ये भी बताई थी, इसमें सिर्फ सॉल्वेंट मूव करता है, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूव करते हैं। क्लियर है? एक और डिफरेंस है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये कि इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को आप रोक भी सकते हो या उल्टी दिशा में भी कर सकते हो। ऑस्मोसिस प्रोसेस को आप रोक भी सकते हो। अगर आप जैसे लेवल ऊपर जा रहा है, आप उसको ऊपर मत जाने दो, ऊपर से प्रेशर लगा दो। क्या लगा दो? प्रेशर लगाते जाओ, बढ़ाते जाओ नीचे की तरफ प्रेशर। आपका ये इधर से इधर आना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और प्रेशर लगाओगे तो उल्टा भागने लगेगा। तो आप ऑस्मोसिस को रोक भी सकते हो और रिवर्स भी कर सकते हो, लेकिन आप डिफ्यूजन को रोक नहीं सकते, ना ही रिवर्स कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में। डिफ्यूजन समझ में आ गया? डिफ्यूजन के एग्जांपल जैसे मैंने बता दिए, नील डाल दी, नील या कलर डाल दिया पानी के अंदर, डिफ्यूज हो जाता है वो। इधर से आपने किसी कॉर्नर में अगरबत्ती, कछुआ छाप कुछ भी जला के रख दिया, वो बाद में जाके पूरे रूम में फैल जाता है। ये भी क्या है? डिफ्यूजन है। ठीक है? ऑस्मोसिस सिर्फ सॉल्वेंट मूव करता है। कौन मूव करता है? इसमें दोनों मूव करते हैं। ऑस्मोसिस समझ में आया अच्छी तरह से आपको? ऑस्मोसिस प्रोसेस कब तक कंटिन्यू रहेगी? जब तक दोनों का कंसंट्रेशन क्या नहीं रहता? बराबर नहीं रहता। इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। उतार लीजिए फटाफट। तो अभी मैंने पिछले पॉइंट में आपको डिफरेंसेस बताए थे किसके बीच में? ऑस्मोसिस के बीच में एंड डिफ्यूजन के बीच में। अब मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। मेन डिफरेंसेस ऑस्मोसिस प्रोसेस एंड डिफ्यूजन प्रोसेस। तो सबसे पहली तो ये होती है, इट टेक्स प्लेस थ्रू एसपीएम। ऑस्मोसिस जो है ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस थ्रू एसपीएम। ये किसके थ्रू होती है? एसपीएम के थ्रू। यहाँ पे नो एसपीएम इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे एसपीएम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दूसरा था ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल मूव। कौन मूव करता है? सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं। यहां पे कौन मूव करता है? दोनों, बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव। तीसरा ये था, यहां पे जो मूवमेंट होती है किसकी? सॉल्वेंट पार्टिकल की। फ्रॉम कहां से होती है? लो कंसंट्रेशन से, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से कहां होती है? हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। यानी यहां पे जो पार्टिकल मूवमेंट होती है वो लो कंसंट्रेशन से कहां होती है? हाई कंसंट्रेशन। यहां उल्टा होता है। पार्टिकल मूवमेंट इज from their low concentration, sorry, from their high concentration towards low concentration। यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक लोकेशन है, यहाँ पे सॉल्यूट
का हाई कंसंट्रेशन है, क्या है, और यहाँ पे सॉल्यूट का लो कंसंट्रेशन है। मैं सॉल्यूट की बात कर रहा हूँ, यहाँ सॉल्यूट ज़्यादा मात्रा में, वहाँ सॉल्यूट क्या है, कम मात्रा में, तो किधर से किधर मूव करेगा, हाई से लो। यहाँ पे क्या होता था, आपका वाटर जो है कहाँ से कहाँ मूव करता था, वाटर के पार्टिकल्स लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से कहाँ, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ। वहाँ पे सॉल्यूट की जहाँ हाई कंसंट्रेशन होती है वहाँ से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। चौथा डिफरेंस कि ये लिक्विड्स में होता है खाली, ओनली इन लिक्विड्स। किसमें होता है, वो किसमें होता है, लिक्विड एंड गैसेस बोथ, लिक्विड एंड गैसेस बोथ, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट था इसमें, कैन बी स्टॉप्ड, इसको आप स्टॉप कर सकते हो या रिवर्स भी कर सकते हो, इसको नहीं कर सकते, कैन नॉट बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड। इसको आप स्टॉप कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, लेकिन उसको ना ही स्टॉप कर सकते हो ना ही रिवर्स कर सकते हो। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं जो किसके बीच में है, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के बीच में, ठीक है। उतार लीजिए बेटा, हाँ तो लिखा तो है। तो एसपीएम के बारे में बता दूं थोड़ा डिटेल में। एसपीएम यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको सेमी परमिएबल क्यों कहते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। तो मान लीजिए कि एसपीएम है, यहाँ पे मेरा प्योर सॉल्वेंट है, जैसे पानी था, और यहाँ पे मेरा कोई सॉल्यूशन है, से शुगर सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे क्या है, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, और यहाँ पे क्या है, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है। और ये एसपीएम है। तो एसपीएम की खास बात एक ये होती है कि इसको सेमी परमिएबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स को अलाउ करता है। इसमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं, पोर्स कहते हैं, छोटे छोटे। क्लियर है। अब यहाँ पे शुगर भी है, वाटर भी है। ये मेरा वाटर का पार्टिकल है और ये मेरा शुगर का पार्टिकल है। इधर से यहाँ पे क्या है, खाली वाटर है कि नहीं है। अब ये वाटर यहाँ से यहाँ जा सकता है क्योंकि इधर पानी है कम, सॉल्यूशन में पानी क्या है, कम है भाई, सॉल्यूशन है गाढ़ा है, पानी कम ही होगा। इधर पानी भरपूर मात्रा में, तो पानी के पार्टिकल इधर से कहाँ चले जाएंगे, उधर। अब पानी के पार्टिकल यहाँ जाएंगे तो क्रॉस कर सकते हैं, छेद के अंदर से निकल जाएंगे, नहीं निकल जाएंगे बताओ। इस तरह से शुगर भी कोशिश करेगा, कहाँ से कहाँ जाने की, इधर से इधर जाने की, लेकिन वो जा नहीं पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, समझ में आ गई बात। तो उसका होल क्या है, छोटा है, पोर्स क्या है, छोटे हैं। यहीं पे एसपीएम काम कर गया, नहीं कर गया। सॉल्यूट को तो उसने नो एंट्री कर दी, सॉलिड के पार्टिकल की क्या कर दी, नो एंट्री। सॉल्वेंट के पार्टिकल को अलाउ कर दिया, यानी आधे पार्टिकल्स को अलाउ कर रहा है, आधे को नहीं कर रहा, इसलिए वो क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एसपीएम के कुछ एग्जांपल्स। तो एसपीएम दो तरह की हो सकती हैं, एक होती है नेचुरल। कैसी, नेचुरल एसपीएम। कुछ लोगों के बत्ती सी बहुत निकल रही है, खिलखिला रहे हैं ऐसे, जैसे मतलब चुटकुला सुना दिया मैंने, बिल्कुल। अभी उनको यंत्र देता हूँ मैं, रुक जाओ। तो यंत्र रखा हुआ है वहाँ कुर्सी पे, कोई बात नहीं, चलने दो बेटा, वीडियो कटेगी नहीं, तुम पिटोगे अभी चिंता भी कर रहे हो तुम दोनों जो चोच लगा रहे हो नेचुरल एसपीएम जो नेचर ने प्रोवाइड करी है। देखिए, प्लांट्स या एनिमल्स के जो सेल्स होते हैं, जो सेल होता है प्लांट या एनिमल का, उसकी जो सेल वॉल होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे हम। प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है वो मेरी एक एसपीएम होती है। क्लियर हो गया। यानी हमारे रेड ब्लड सेल्स, उसकी जो बाउंड्री होगी, उसकी जो मेम्ब्रेन होगी, वो कैसी होगी, एसपीएम होगी। अब वो एसपीएम क्यों होती है
क्योंकि इससे पानी अंदर बाहर जा सकता है। ठीक है, सेल के अंदर प्रोटीन्स भी होती हैं, क्या होती हैं, और भी पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन सॉल्ट भी होता है, सॉल्ट पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, वो नहीं जा सकते कहाँ, अंदर बाहर। लेकिन कौन जा सकता है, पानी के पार्टिकल्स जा सकते हैं, या गैसेस का आदान प्रदान हो सकता है, किसका, गैसेस का। लेकिन प्रोटीन्स वगैरह या अंदर दूसरे पार्टिकल्स है बड़े साइज में, वो नहीं जा सकते। तो कैसे करेगी ये, एसपीएम, कैसा एक्ट करेगा, एसपीएम की तरह। ठीक है, इस तरह से एक तो हमने ये बता दिया कि जो प्लांट और एनिमल्स के सेल्स होते हैं वो एसपीएम की तरह, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एसपीएम की तरह एक्ट करती है, सेल्स मेम्ब्रेन, पहला। दूसरा, एनिमल की, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका ब्लैडर होता है, ठीक है, ब्लैडर, ठीक है, एनिमल्स का जो ब्लैडर होता है वो भी एसपीएम की तरह एक्ट करता है। जैसे पिग का, किसका, सुअर का, सुअर का जो ब्लैडर होता है उसकी झिल्ली होती है, वो किसकी तरह काम करती है, एसपीएम की तरह काम करती है। तो ये तो हो गए नेचुरल, कैसे हो गए। लेकिन हम बात करें, नेचुरल को थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं होता यूज़ करना, तो हम क्या करते हैं, अब हमें चाहिए भैया एनिमल ब्लैडर, तो हम सुअर का मर्डर थोड़ा ना करेंगे, तो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल। किसका यूज़ करते हैं, यानी आर्टिफिशियल एसपीएम, जो हमने खुद बनाई है, इंसानों ने बनाई है। सबसे सिंपल, पहला सेलोफान, पेपर, ब्लास्ट, इसमें जो है आपके बिस्किट वगैरह की रैपिंग की जाती है, सेलोफान पेपर। ठीक है, दिखा दूंगा मैं भी आपको मोबाइल में। दूसरा है कि क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड होता है, Cu2 FeCN6, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। इसको हम क्या करते हैं, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड को जेलेटिन में घोल देते हैं, मिक्सचर बना देते हैं। जेलेटिन किसमें मिक्सचर बना देते हैं, गोंद जैसा होता है ये, और इसमें मिक्सचर बना के इसकी शीट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, शीट, सुखा के। ये भी किसकी तरह एक्ट करती है, एसपीएम की तरह एक्ट करती है। क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड को जेलेटिन में एक गाढ़ा गाढ़ा मिक्सचर बना के फिर उसकी एक शीट बना लेते हैं, सुखा लेते हैं, उसको ड्राई कर लेते हैं। वो शीट किसकी तरह काम करती है, आपकी एक आर्टिफिशियल एसपीएम की तरह काम करती है। ठीक है, इस तरह से हमने बताया है कि जैसे अंडा हो गया, तो अंडे की जो कवरिंग होती है, उबला हुआ अंडा, उसकी जो कवरिंग होती है वो भी किसकी तरह एक्ट करेगी, वो भी किसकी तरह एक्ट करेगी, एसपीएम की तरह। और ले लेते हैं, आम है, आम की जो लेयर होती है कच्चे आम की, वो भी किसकी तरह एक्ट करेगी, एसपीएम की तरह। फूल है, फूल की जो बाहर की लेयर होगी वो भी किसकी तरह एक्ट करेगी, एसपीएम की तरह। फूल के सेल्स किसकी तरह एक्ट करेंगे, सेल की बाउंड्री, वो भी एसपीएम की तरह एक्ट करेगी। ठीक है, तो एसपीएम प्लांट्स और एनिमल्स में कई जगह पाए जाते हैं। मेनली सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो किसकी तरह होती है, एसपीएम की तरह ही होती है। ठीक है, तो फटाफट उतार लीजिए आप इसको। तो आइए कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं डे टू डे लाइफ के, जिनमें ऑस्मोसिस इन्वॉल्व होती है। ठीक है, उनके बारे में जानते हैं। कुछ हमारे डे टू डे लाइफ के जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो आपने भी ऑब्जर्व किए होंगे, और उन एग्जांपल्स में आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है वो कौन सी होती है, ऑस्मोसिस होती है। जैसे अचार बनाते हैं हम, अचार बनाते वक्त क्या करते हैं हम, जो भी आम वगैरह हमने काटा होता है उसको नमक में, मिक्सचर में नमक लगा के खूब सारा रख देते हैं। क्यों रख देते हैं, ताकि उनका पानी निकल जाए। क्या निकल जाए, पानी। ठीक है, तो रॉ मैंगो श्रिंक्स या श्रिंक व्हेन प्लेस्ड इन सलाइन वाटर। अगर नमकीन पानी या नमक लगा के कच्चे आम को रख दिया जाए, जैसे चाहे आप काटो मत, कोई दिक्कत नहीं है, बिना काटे रख दो। पता नहीं आम बनाए क्या बनाए, भगवान जाने, लग तो आम जैसा ही रहा है। ठीक है, इसको आपने जो है सलाइन वाटर में रख दिया, तो बाबू क्या होगा, ये सुखड़ जाएगा। तो कुछ और बन गया। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? देखिए ऐसा इसलिए हुआ, ये है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कौन, सलाइन वाटर। ये है लो कंसंट्रेशन पे, किस पे है, लो कंसंट्रेशन पे। उसके अंदर नमक ज़्यादा नहीं है, नमक कहाँ ज़्यादा है, बाहर। तो बाहर कंसंट्रेशन हाई है, अंदर कंसंट्रेशन क्या है, लो है। तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, अंदर से बाहर आएगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, और आम जो है वो सिकुड़ जाएगा। एक काम, अगर आपने आम को प्योर वाटर में रख दिया तो क्या होगा, तो उल्टा होगा, तो उल्टा वो फूल जाएगा वो। अब आपकी गाजर है, गाजर या मूली ले लो, वो मुरझा गई है, ऐसे सूख गई है ठीक है, और उसको आप जो है साफ पानी में प्योर सॉल्वेंट में डुबो के रख दो 2-3 घंटे के लिए, एकदम उनमें जान आ जाएगी, लगेगा एकदम अभी भी फ्रेश आई हैं। कैसी आई हैं, फ्रेश। और उन्हीं गाजरों को या उसी मूली को आप नमक के पानी में रख दो तो और सिकुड़ जाएंगी, समझ आ गई। तो अगर इसी आम को मैं प्योर वाटर में रख दूँ तो ये फूल जाएगा, क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। पहला एग्जाम्पल। दूसरा, आपके जो विल्टेड फ्लावर्स होते हैं, क्या होते हैं, विल्टेड फ्लावर मतलब मुरझाए, मुरझाए फूल। तो जो आपके विल्टेड फ्लावर होते हैं, सूख गया बेचारा फूल, सिकुड़ गया, इसको आप क्या करो, प्योर वाटर में रख दो। किसमें रख दो, जब आप प्योर वाटर में रख देंगे तो पानी कहाँ चला जाएगा, जाने लगेगा फूल के अंदर। कहाँ जाने लगेगा, फूल के अंदर, और आपका फूल जो है दोबारा से जान आ जाएगी उसके अंदर। इसे देखा हुआ, फूल वाले पानी छिड़कते रहते हैं उसमें, नहीं तो आधे घंटे में वो लटक जाएंगे। तो फूल के अंदर क्या आ गई, रिवाइव हो गया, ये क्या हो गया, रिवाइव, जान आ गई इसके अंदर, रिवाइव कर गया ये, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने किडनी बीन, कौन से बीन, किडनी बीन, किडनी बीन, किडनी के बीन नहीं, राजमा, उसको अगर आपने पानी में भिगो दिया प्योर वाटर में, तो किडनी बीन की जो मेम्ब्रेन होगी वो एसपीएम की तरह काम करेगी, और ये राजमा क्या हो जाएगा, आपका फूल जाएगा। फूल गया, फटाफट डाल लीजिए पहले, फिर और बताता हूँ एग्जाम्पल। तो चौथा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम, 4th नंबर। एग का देखते हैं, मुर्गी का अंडा। तो एग जो है वो एक क्या होता है, मेरे पास सेल होता है, क्या होता है, सेल। अब एग को, उबले हुए अंडे को, कच्चा अंडा नहीं, उबला हुआ, उबले अंडे को आप जो है प्योर वाटर में रखिए। किसमें रखिए, प्योर वाटर, प्योर सॉल्वेंट। तो क्या होगा, फूल जाएगा वो, स्वेल कर जाएगा। क्यों कर जाएगा, क्योंकि पानी जो है वो अंदर जाने लगेगा। अंदर है हाई कंसंट्रेशन, बाहर क्या है, लो कंसंट्रेशन। इसकी सरफेस किस तरह से एक्ट करेगी, एसपीएम, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, क्या हो गया, स्वेल कर गया। ये तो ए केस हुआ। इसी का बी केस देखते हैं। अगर मैं अंडे को सलाइन वाटर में रखूं, नमक के पानी में, और ये सलाइन वाटर करीब जो है 0.9% WYV से ज़्यादा होना चाहिए। इसका कंसंट्रेशन 0.9 WYV से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए ये कंसंट्रेशन सलाइन वाटर का। अगर इससे कम है कंसंट्रेशन सलाइन वाटर का तो फूलेगा हमेशा, और इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन है सलाइन वाटर की तो क्या कर जाएगा, वो श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक कर गया, श्रिंक, सिकुड़ गया। ऐसा ही कुछ हाल हमारे रेड ब्लड सेल्स का भी होता है।
उसके बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए, जब आपका कोई सेल स्वेल कर जाए, क्या कर जाए, तो उसको हीमोलाइसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हीमोलाइसिस। और कोई सेल अगर आपका श्रिंक कर जाए, क्या कर जाए, तो उसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो हीमोलाइसिस एंड प्लाज्मोलाइसिस। सेल फूल जाए आपका तो हीमोलाइसिस हो गया, उसका क्या हो गया। और अगर कोई सेल आपका सिकुड़ जाए, श्रिंक कर जाए, कोलैप्स कर जाए, तो क्या कहलाते हैं उसे, प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। तो ये चौथा एग्जाम्पल था। पांचवा एग्जाम्पल भी बता देता हूं मैं आपको, यहीं पे बता देता हूँ शॉर्ट में। फिफ्थ एग्जाम्पल, जो हमारी मीट होती है या फिशेस होते हैं, इनको जो है हम सलाइन या सॉल्ट में मिक्स करके रख देते हैं, नमक लगा देते हैं इसके ऊपर ताकि खराब ना हो। जो हमारी मछली होती है या मीट होती है उस पर नमक का लेप लगा देते हैं ताकि वो लंबे समय तक क्या रहे, प्रिजर्व रहे, खराब ना हो। ऐसा क्यों करते हैं हम, ऐसा इसलिए करते हैं, देखिए मान लीजिए ये आपकी मछली है, ठीक है, ये आपकी मछली है और इसकी सरफेस पे आपने क्या लगा रखा है, नमक का लेप लगा रखा है। अब इस पे बैक्टीरिया आएगा, कहेगा मैं तो खाता हूँ इसे, खराब करता हूँ, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया क्या होता है, सेल होता है। क्या होता है, सेल। अब भैया ये है बैक्टीरिया, सॉरी बैक्टीरियम, बैक्टीरिया का सिंगुलर फॉर्म बैक्टीरियम। और इधर बाहर क्या है, सलाइन। क्या है, सलाइन मिक्सचर। तो होगा क्या कि बैक्टीरिया अपना अंदर का पानी क्या कर देगा, लॉस्ट कर देगा। बैक्टीरिया सेल है, उसके अंदर से पानी बाहर निकलने लगेगा। क्यों निकलने लगेगा, क्योंकि मछली पे लगा हुआ था नमक का लेप। बैक्टीरिया के अंदर है लो कंसंट्रेशन, बाहर क्या हो गया, हाई कंसंट्रेशन। तो बैक्टीरिया या बैक्टीरियम उसके शरीर बॉडी के अंदर से क्या बाहर निकलने लगेगा, पानी। और बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, सिकुड़ने लगेगा, श्रिंक करने लगेगा, कोलैप्स करने लगेगा, फाइनली क्या हो जाएगा, मर जाएगा। एक तरह से जो फल होते हैं, क्या होते हैं, फ्रूट्स, उनको हम चीनी के लेप में लगाते हैं। अब वो फल को हम जो है नमक में लगाएं तो स्वाद थोड़ा खराब हो जाएगा ना, तो फलों को किस में लगा देते हैं हम, लेप करके, चीनी में। चीनी भी यही काम करती है। तो फलों को अगर हम चीनी में लगा के रख देते हैं तो क्या होता है कि आपका जो है बैक्टीरिया अगर लगेगा उस पर तो वो एक प्रोसेस दोबारा हो जाएगी, बैक्टीरिया के शरीर से पानी बाहर निकलने लगेगा, बैक्टीरिया श्रिंक हो जाएगा और क्या हो जाएगा, फाइनली मर जाएगा। तो आपने देखा होगा अचार वगैरह जल्दी खराब नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई, तो बहुत सारा नमक मिला होता है उसमें, बहुत सारा नमक मिला होता है, इसलिए अचार खराब नहीं होता। और बिना नमक के आप अचार बना लीजिए, 2 दिन में सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल किसके थे, ऑस्मोसिस के, फटाफट उतार लो। तो आइए अब हम पढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। इसको मैं डिटेल में अच्छी तरह समझाऊंगा आपको। तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं इसका कि ऑस्मोटिक प्रेशर किस तरह से, डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए हमने क्या किया है, 2 कंटेनर लिए हैं, 2 सिलेंडर लिए हैं जिनमें पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, पिस्टन। देखिए यहाँ एक सिलेंडर, इसमें पिस्टन लगा रखा हमने, ठीक है। ये पिस्टन फ्रिक्शन लेस है, पिस्टन रॉड नहीं लगा रहा मैं, खाली पिस्टन लगा देता हूँ। तो दिस इज पिस्टन और ये सिलेंडर है मेरे पास। इसके अंदर मैंने भर दिया प्योर सॉल्वेंट। क्या भर दिया, प्योर सॉल्वेंट, जैसे वाटर। या आप इसके अंदर जो है लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो, लो कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन से। चाहे प्योर वाटर ले लीजिए, चाहे लो कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन ले लीजिए। एक और लिया हुआ है मैंने यहाँ पे सिलेंडर, इसके अंदर भी मैंने पिस्टन लगा दिया, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। इसके अंदर मैंने जो है एक हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया है, से शुगर का ले लिया। किसका ले लिया, शुगर का, ठीक है। अभी इसके ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है, PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लग रहा कि नहीं लग रहा, इसके ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है, सेम, PATM। अभी क्या किया, दोनों को कनेक्ट कर दिया मैंने।
और यहाँ पे मैंने एक एसपीएम ले लिया। क्या ले लिया? एसपीएम। सो दिस इज माई एसपीएम। इसको थोड़ा डार्क और गहरा कर देते हैं ताकि पता चल जाए ये मेरा कंसंट्रेटेड है। क्लियर है? अब क्या होगा, जैसे एसपीएम ने कनेक्ट कर दी, सिस्टम अरेंज कर दिया, पानी कहाँ से कहाँ जाने लगेगा? लेफ्ट चैम्बर से राइट चैम्बर, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। तो यहाँ से यहाँ कौन जाने लगेगा बेटा? वाटर। शुगर के पार्टिकल्स को मूव कर नहीं सकते। जब इधर से इधर पानी जाने लगेगा तो ये वाला पिस्टन कहाँ जाने लगेगा? ऊपर। इसका मूवमेंट कहाँ शुरू हो जाएगा? ऊपर। और इसका मूवमेंट कहाँ शुरू हो जाएगा? नीचे। अब ये ऊपर जा रहा है। अब मैं इस पिस्टन को, अभी पानी इधर से इधर जाता रहेगा और ये पिस्टन जो है ऊपर जाता रहेगा। ये पानी इधर से इधर कब तक जाएगा? जब तक दोनों का कंसंट्रेशन क्या नहीं रहता? बराबर नहीं रहता। जब पानी इधर से इधर जाएगा तो इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगेगा, इसका कंसंट्रेशन क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। ठीक है, ये पिस्टन ऊपर जाने लगेगा, ये पिस्टन कहाँ जाने लगेगा? नीचे जाने लगेगा। क्लियर हो गया इतना? अब इस पिस्टन को मैं ऊपर जाने से रोक सकता हूँ। कैसे? प्रेशर लगा दूँ, ऊपर से नीचे एक प्रेशर लगा दूँ मैं, पाई प्रेशर लगा दिया मैंने। दिस इज एक्सेस प्रेशर। एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दूं मैं जो इस पिस्टन को ऊपर जाने से क्या कर दे? रोक दे। जब पिस्टन ऊपर जाना बंद कर देगा तो वाटर इधर जाना बंद कर देगा और ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो वो एक्सेस प्रेशर जो ऑस्मोसिस को स्टॉप कर दे, क्या कर दे? वो एक्सेस प्रेशर जो ऑस्मोसिस को स्टॉप कर दे, उस एक्सेस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन, द एक्सेस प्रेशर एट विच, और वो भी एक्सेस प्रेशर किधर लगाना है हमें? हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ। द एक्सेस प्रेशर अप्लाइड टुवर्ड्स हाई कंसंट्रेटेड solution to just stop osmosis is called osmotic pressure, पाई। तो वो मिनिमम प्रेशर जो मैं हाई कंसंट्रेशन अप्लाई करूं ताकि जो ऑस्मोसिस है वो रुक जाए, यानी जो सॉल्वेंट का फ्लो है वो एसपीएम के थ्रू जाना क्या कर दे? बंद कर दे। उस प्रेशर को क्या कहते हैं हम? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया मैंने आपको, फटाफट उतार लीजिए। तो आइए आज की क्लास का लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन सी, उसमें क्या रिलेशनशिप होता है? तो देखिए, इस तरह के रिलेशनशिप के बारे में जो थॉरो स्टडी थी वो करी थी डच साइंटिस्ट वान हॉफ ने। बहुत फेमस है ये वान हॉफ। पूरा नाम तो उनका बड़ा टफ है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले थे ये? डच साइंटिस्ट थे। इन्होंने स्टडी की थी डाइल्यूट आइडियल सॉल्यूशंस की। किसकी? डाइल्यूट और आइडियल व्यू। डाइल्यूट कौन से? जिनकी कंसंट्रेशन 5% से कम हो। किससे कम हो? 5% क्या? मोलरिटी, सॉरी 5% मोलरिटी नहीं, WYV%। तो वान हॉफ जो डच साइंटिस्ट थे उन्होंने डाइल्यूट आइडियल सॉल्यूशंस जिनकी कंसंट्रेशन 5% से कम रहती है उनके बारे में स्टडी की थी। और उन्होंने कहा था इस तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं ये बिहेव करते हैं आइडियल गैस की तरह। किसकी तरह बिहेव करते हैं? आइडियल गैस की तरह।
और जो आइडियल गैस के लॉज होते हैं, कौन कौन से लॉज थे? चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, परफेक्ट गैस इक्वेशन, वही सारे नियम कानून इन पर भी अप्लाई हो सकते हैं। तो बात समझ लीजिए, वॉन्ट ऑफ जो डच साइंटिस्ट उन्होंने ये कहा था कि डाइल्यूट आइडियल सॉल्यूशन जिनकी कंसंट्रेशन 5% से कम रहती है वो बिहेव करते हैं आइडियल गैस की तरह, और जो आइडियल गैस के नियम लॉज होते हैं वो इन पर भी लागू हो सकते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकली उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया था, वो ये कहता था कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें? मोलैरिटी में। तो वॉन्ट ऑफ के हिसाब से जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है वो होता है आपका आरटी। क्या होता है? आरटी। टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, आर इज द गैस कांस्टेंट। 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन आर की वैल्यू। ठीक है, तो आप चीज नोटिस करेंगे, इस इक्वेशन को हम कहते हैं वॉन्ट ऑफ इक्वेशन। और इस इक्वेशन से आप चीज नोटिस करोगे कि पाई जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? मोलैरिटी के। और पाई कैसी? अब क्योंकि पाई आपकी मोलैरिटी पे डिपेंड कर रही है डायरेक्टली, तो पाई कैसी प्रॉपर्टी है? कॉलिगेटिव। हमने कहा था ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन व्हिच मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट। क्योंकि यहाँ पे C की वैल्यू आपकी हो जाएगी क्या? N2 अपॉन में B। मोलैरिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आप देखेंगे ना, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रही है, किसके? सॉल्यूट के। तो पाई कैसी प्रॉपर्टी होगी? कॉलिगेटिव। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो किस बात पर डिपेंड करती हैं कि पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स की संख्या क्या है, या उसकी मोलैरिटी क्या है, या उसकी मोलैरिटी क्या है, या उसका मोल फ्रैक्शन क्या है, इस पर डिपेंड करती है। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि उनका शेप, साइज, आपस का नेचर कैसा है, उससे मतलब नहीं है कि वो ए है या सॉल्यूट बी है, क्या है, कुछ नहीं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स का मतलब हो गया मोलैरिटी या मोलैलिटी या मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपका क्या कहलाता है? वॉन्ट ऑफ इक्वेशन कहलाता है। इस इक्वेशन को और एक्सटेंड कर लेते हैं। C की वैल्यू क्या आ जाएगी? N2 अपॉन में B। यहाँ देखिए बेटा, और N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? W2 अपॉन में M2, जहाँ पे W2 है गिवन मास, M2 है मोलर मास, इनटू में RT अपॉन में B। और यहां से आप निकाल सकते हो मोलर मास सॉल्यूट का M2। M2 बराबर क्या हो जाएगा? W2RT अपॉन में पाई V। M2 बराबर क्या हो जाएगा? W2RT अपॉन में पाई V। तो यहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? मोलर मास किसका? सॉल्यूट का। मोलर मास सॉल्यूट का कैलकुलेट कर सकते हो। ये भी आपका वॉन्ट ऑफ इक्वेशन ही है, दूसरे फॉर्म में। किस फॉर्म में? दूसरे फॉर्म में। फटाफट इसको उतार लीजिए, फिर 2 मिनट की क्लास और है, उतार लीजिए इसको। तो कंक्लूजन आते हैं। हमने वॉन्ट ऑफ इक्वेशन से पढ़ा था कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कंसंट्रेशन C के। तो किसमें होता है? मोलैरिटी में। तो इसका मतलब ये है जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई होगा तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा? हाई होगा। तो मान लीजिए 2 सॉल्यूशन लिए मैंने, एक शुगर सॉल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी जो है वो 1m है कंसंट्रेशन। एक और शुगर सॉल्यूशन लिया है, ये भी शुगर सॉल्यूशन है, इसकी कंसंट्रेशन जो है 5 मोलर है। तो किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा? उसका, यानी इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा। इसकी पाई की वैल्यू क्या होगी? हाई होगी। इसकी पाई की वैल्यू क्या होगी? लो होगी। क्लियर हो गया? तो जिधर कंसंट्रेशन कम उधर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम।
जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा। चलिए इसको कनेक्ट कर देते हैं एक पाइप से या एक ट्यूब से, और उस ट्यूब में क्या लगी हुई है, एसपीएम। तो बताओ बेटा पानी किधर से किधर जाएगा, लेफ्ट से राइट, बिल्कुल सही। इसका मतलब हो गया कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं वो लो ऑस्मोटिक प्रेशर से किधर जाते हैं, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपने एक चीज और भी नोटिस करी कि ऑस्मोसिस का मतलब होता है द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम, और द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम। तो याद रखना हमेशा, जिधर ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा पानी उधर ही भागेगा, पानी उधर ही भागेगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं, हमने अंडे को किसमें रखा था, प्योर सॉल्वेंट में, तो वो क्या हो गया था, फूल गया था। क्यों फूल गया था, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर प्योर पानी के अंदर जो प्योर वाटर लिया था उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर लो था, जबकि अंडे के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, हाई था। तो पानी अपनी उस लो ऑस्मोटिक प्रेशर से किधर जा रहा था, हाई, अंडा क्या हो गया था, फूल गया। तो याद रखना कि हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से लो ऑस्मोटिक प्रेशर, लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ पानी भागता है, ठीक है। इस तरह से अगर आपने अंडे को सलाइन वाटर में रख दिया और उसका भी कंसंट्रेशन कितना था, 0.91% से ज़्यादा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर किधर हाई होगा किधर लो होगा, सलाइन वाटर में हाई होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन हाई है। सलाइन वाटर में हाई होगा क्योंकि उसका कंसंट्रेशन हाई है, और अंडे के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा क्योंकि उसके अंदर कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो पानी कहाँ से जाएगा, अंडे के अंदर से बाहर जाएगा, अंडा क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। बता लो बेटा, आज की क्लास यहीं पे।